सचिव के सिर पर गोली मारने का मामला सामने आया है। विवाद गली में डाली जा रही पाइपलाइन को लेकर हुआ, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने गोली चला दी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल प्रमोद राणा को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। इस हमले के बाद से हमलावर और उसका बेटा फरार चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक सोसाइटी के विवाद में गोली चली है, जिसमें एक शख्स को गंभीर रूप से चोट आई है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं आरोपी हमलावर और उसका बेटा फरार चल रहा है। ऊना के बहडाला गांव का ये पूरा मामला है। पाइपलाइन डालने को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलाने तक की नौबत आ गई। इस हमले में गंभीर रूप से घायल प्रमोद राणा का अस्पताल में इलाज जारी है। पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें रेफर किया गया है, लेकिन इस बीच जो हमलावर है और उसका बेटा, वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं। बहडाला में सोसाइटी सचिव को ये गोली लगी है। सोसाइटी में पाइपलाइन डालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच इसमें की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमलावर और उसका बेटा फरार है और सोसाइटी सचिव प्रमोद राणा, उनकी हालत नाजुक है। पीजीआई में इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। मामला कुछ नहीं है, हमारी गली में वो सीमेंट डाल रहे थे तो उनको हटाने के लिए उसने ऊपर से फायर किया। पहले हम पीछे हो गए सारे, ठीक है। मैं आगे हुआ, मेरे पापा पीछे आ गए, उसने सीधा पापा के सिर पे गोली चला दी, ठीक है जी। ये गोली चलाई किसने? प्रमोद सिंह ने जी। तो क्या आपकी उनके साथ पहले कोई रंजिश थी या पहले भी? कोई नहीं जी, गली का मामला था वहाँ, पाइप ढक रहे थे सर, वो ठीक है। वो और उसकी पत्नी वो सब वही थे जी, ठीक है जी। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, चंडीगढ़ में जो प्रमोद राणा भर्ती हैं, उनकी हालात के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? हमलावरों को ढूंढने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अमित जी बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटे से गली निर्माण को लेकर जो विवाद हुआ, और विवाद वो इस स्तर तक पहुंच चुका कि उस एक व्यक्ति ने जो है वो इस मामले में गोली चला दी, और जो गोली जिस शख्स को लगी थी, हालांकि वो घायल हुआ था, उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। लेकिन देर रात पीजीआई चंडीगढ़ में उस व्यक्ति ने जो है वो जख्मों का ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया है जैस्मिन। और आपको बता दें कि पूरी रात जो है वो यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा जो है वो बहडाला में लगा रहा, क्योंकि जिस शख्स की मृत्यु हुई है उसके परिजन भी जो है वो इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आग बबूला थे। लेकिन पुलिस द्वारा जो है वो तत्काल कार्रवाई करते हुए एक बड़ी और वारदात जो है वो होने से रोका गया, क्योंकि जिस जो आरोपी है उसका यहाँ पर अपना एक पैलेस है, और जो पीड़ित पक्ष से उनके जो लोग थे वो उस आरोपी के पैलेस तक पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ करने का प्रयास भी जो है वो किया था। जी जैस्मिन। अमित, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है, और अब जो अपडेट आप बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को गोली लगी थी, जो कि सोसाइटी के सचिव बताए जा रहे हैं प्रमोद राणा, उन्होंने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है, तो क्या अतिरिक्त धाराएं भी इसमें जोड़ी जाएंगी और जांच को और तेज किया जाएगा इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल जैस्मिन, आपको बता दें कि पुलिस ने पहले इस पूरे मामले को जो है वो धारा 307 के तहत जो है वो दर्ज किया था। लेकिन जिस तरह से देर रात घायल प्रमोद कुमार पाल राणा की जो है वो इसमें मौत हो गई है, तो उसको लेकर अब पुलिस द्वारा जो है वो इसमें अन्य धाराएं जोड़ने के साथ साथ जो है वो 302 का मामला भी दर्ज किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो आरोपी प्रमोद कुमार राणा है उसको जो है वो पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में उसने यहाँ पर गोली चलाने जैसा कदम उठाया और जिसके कारण ये वारदात जो है वो पेश आई है। जी ठीक है अमित, आप नजर बना के रखें, दोबारा जुड़ेंगे और इस मामले पर आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुल्लू से खबर है, जहां के निरमंड में हैवानियत की घटना सामने आई है। यहां युवक को महज 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने वारदात को स्कूल के वॉशरूम में ले जाकर अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी युवक ने मासूम के साथ मारपीट भी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने स्कूल के लंच टाइम में इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी।
तब जाकर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी कश्मीर निवासी गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हमारे सामने एक मामला जो है वो आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। इसमें एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की गई थी और जो एक्यूज्ड है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है और वो एक्यूज्ड जो है अभी पुलिस रिमांड में है। मेडिकल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं, जो भी उसमें एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। मामला जो है खासकर पॉक्सो एक्ट इसमें लगा है क्योंकि बच्ची नाबालिग है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो कुल्लू से हैवानियत का ये मामला सामने आया है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ कश्मीर निवासी एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि उसे आइडेंटिफाई कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड में उसे भेजा गया है। स्कूल के लंच टाइम के दौरान उसने इस हरकत को अंजाम दिया, स्कूल के वॉशरूम में इस हरकत को अंजाम दिया। बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना कुल्लू से सामने आई है और बच्ची ने अपनी मां को सूचित किया। उसके बाद पुलिस तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद कश्मीर निवासी उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नाहन से आपको खबर देते हैं, जहां की सेनवाला कोलावाला बोर्ड की तरफ से जा रही तेज रफ्तार बाइक पुल से 30 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। युवक का डाकरा के पास बने पुल से गुजर रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। घायलों को हादसे के तुरंत बाद परमार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और ये अब सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सख्ती के बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विभाग में विलय की मांग पर अड़े हुए हैं। इसका असर पंचायतों के कामकाज पर भी पड़ रहा है और लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सख्ती के बावजूद भी ये लोग अपनी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश भर में ये लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं और पंचायतों का काम इससे प्रभावित हो रहा है। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे थे और विभाग में विलय की ये लोग मांग कर रहे हैं और आज से नहीं, लंबे समय से ये मांग जारी है। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कहीं ना कहीं इनकी हड़ताल पर इंटरफेयर किया है और सख्ती बरतने के बावजूद भी ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या है इनकी प्रमुख मांगे और क्या कोई आश्वासन या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे मिला अभी तक? जैस्मिन, जिला परिषद कैडर के तहत ये कर्मचारी आते हैं और इनकी संख्या करीब 4500 के आसपास है और इनकी डिमांड है कि इनका पंचायती राज विभाग में मर्जर कर दिया जाए ताकि जो वेतन और भत्ते पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को मिलते हैं वही वेतन और भत्ते इनको भी मिल सके और इनके रेगुलर होने के जो रास्ता है वो भी साफ हो सके। इसके अलावा जो पेंशन की सुविधाएं और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी पंचायती राज विभाग में है। वो तमाम चीज़ें ये कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं, लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय भी इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और पूर्व की भाजपा सरकार के समक्ष भी इन्होंने अपनी मांगे रखी थी। उस टाइम भी ये धरने प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इसके अधिक इन कर्मचारियों को कुछ और हाथ नहीं लगा था। अब इस बार शुरू से ये कर्मचारी दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर और कोशिश कर रहे हैं कि जो जिला परिषद कैडर के तहत क्योंकि ये आते हैं और एडीसी जो इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो एडीसी के तहत ये आते हैं और अब ये चाह रहे हैं कि वहाँ से इनको मर्ज किया जाए पंचायती राज विभाग में। लेकिन सरकार लगातार, जब सरकार कांग्रेस की सरकार चुनावों में कांग्रेस पार्टी गई थी तो उस वक्त एक बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कही गई थी कि जिला परिषद कैडर के
के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा सरकार बनने के बाद, और उनको पंचायती राज विभाग में शामिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी तो अब कैबिनेट सब कमेटी के गठन की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि कैबिनेट सब कमेटी इस पूरे मामले को हल करेगी। इसी बात को लेकर तमाम जिला परिषद कैडर के करीब 4500 जो कर्मचारी हैं ये स्ट्राइक पर चले गए हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया चुनावों से पहले कि इनको तुरंत मर्ज किया जाएगा पंचायती राज विभाग में, लेकिन सरकार बनने के बाद अब कैबिनेट सब कमेटी और तमाम बातें कही जा रही है। तो जब काफ़ी लंबी इनकी स्ट्राइक चली उसके बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात विफल रही, बातचीत विफल रही। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से सरकार की जो एडीसी हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हर जिला में ये एडीसी के अंडर एक कर्मचारी आते हैं जिला परिषद के, तो एडीसी की तरफ से नोटिस जारी किए गए और उनको तुरंत सेवाओं पर आने के लिए कहा गया। लेकिन स्ट्राइक तमाम जिलों में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की अभी भी जारी है और ऐसे में अब दिक्कत सरकार के समक्ष भी है। अब देखना होगा क्या स्टेप सरकार की तरफ से लिया जाता है और इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। और इन लोगों की हड़ताल कहीं ना कहीं अब एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही राजेंद्र, बड़ा सवाल ये भी कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश गांवों में, जिलों में पंचायतों पर ही बहुत सा काम निर्भर करता है। ऐसे में जब काम इससे प्रभावित हो रहा है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसका जिम्मेवार आखिर किसे माना जाए? जैस्मिन, काम जरूर प्रभावित हो रहा है और पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण बैठक होती है पंचायत की 2 अक्टूबर को, वो बैठक नहीं हो पाई। लगभग हम कह सकते हैं 80% से अधिक पंचायतों में 2 अक्टूबर वाली जो जनसभा होती है वो नहीं हो पाई और जिसके कारण जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो निर्णय नहीं हो पाए। लिंगोराउंड सारी चीज़ें होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, सिलाई अध्यापिकाओं की या अन्य जो सहयोगी स्टाफ है उनकी तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जो प्रोसीडिंग रहती है वो प्रोसीडिंग पंचायत की नोट कर पाना इतने जल्दी संभव भी नहीं है और जो जिन कर्मचारियों की तैनाती सरकार की तरफ से की गई थी वो इसके लिए दक्ष भी नहीं है, सक्षम भी नहीं है। तो ऐसे में लगभग 80% से अधिक पंचायतों में प्रदेश में 2 अक्टूबर की जनसभा नहीं हो पाई और चाहे फिर मनरेगा के काम हो, क्योंकि आपदा का समय है। ऐसे में मनरेगा में अलग अलग लोगों ने जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो डंगे गिरे हैं, खेत गिरे हैं, मकान गिरे हैं, जो काम मनरेगा के तहत होने थे वो काम नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा जो अन्य पंचायतों के माध्यम से काम किए जाने थे वो काम नहीं हो पाए हैं, प्रस्ताव नहीं जा पाए हैं। तो दिक्कत सरकार के समक्ष जरूर बनी गई, क्योंकि अब जब पहली जनसभा नहीं हो पाती है तो फिर दूसरी जनसभा जिसमें छूट दी जाती है कि जो 5वां हिस्सा है, पहली जनसभा होती है पंचायत की उसमें लगभग 1/3 25% मिनिमम जो लोग हैं वो पंचायत के रहने चाहिए। लेकिन जब वो जनसभा नहीं हो पाती है तो फिर एक समय रहता है कि 45 दिन के अंदर अगर 15% से अधिक लोग पहुंचते हैं तो फिर जनसभा हुई मानी जाती है। लेकिन वो समय भी बिल्कुल राजेंद्र, हम समझ सकते हैं कि कई तरह से काम काज यहाँ पर पंचायतों का प्रभावित हो रहा है, लोगों का कामकाज इससे प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का काम जो पंचायतों पर निर्भर रहता है वो भी प्रभावित हो रहा है। पहली मुलाकात हुई है जो बेनतीजा रही, इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे लेकर जाएगा, क्या इनकी हड़तालों पर आश्वासन दिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार
लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी मोर्चेबंदी में पूरी तरह से जुट गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार को घेरने और उनकी विफलता को जनता तक पहुंचाने का काम पार्टी नेताओं ने शुरू कर दिया है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 4 दिग्गज पार्टी नेताओं ने एक साथ प्रेस वार्ता में सुखू सरकार पर हमला बोला। कांगड़ा में भाजपा के 4 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मोर्चेबंदी करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा विधायक और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के जितने भी नेता हैं, या आपको बता दें कि जितने भी यहां पर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने के लिए विफल रहे हैं। जनता की बात आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं और आपदा की घड़ी में भी हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छा खासा यहां पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई सरकार करने में विफल रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे खबरों में और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उदयपुर, त्रिलोकनाथ और केलोंग के दौरे पर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। साथ ही एचआरटीसी बिलिंग वर्कशॉप का दौरा करने के अलावा म्यूजियम हॉल का लोकार्पण और केलोंग टाउन के लिए महत्वाकांक्षी मंजू केलोंग अत्याधुनिक तकनीक से लैस पेयजल योजना का शिलान्यास करेंगे। ये क्या बकवास था? ये क्या बकवास थी? ये किसने टीपी पढ़ते पढ़ते चेंज किया? आप ऐसे करो सर। आप ऐसे करो सारे लोकल सर। आप ऐसे करो सारे लोकल सर। आप ऐसे करो सारे लोकल सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और दिलचस्प खबर की करते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पहली बार आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की मेजबानी कर रहा है। इसको लेकर एचपीसीए परिसर को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा गया है। एचपीसीए हर लिहाज से तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता धर्मशाला से विचित्र शर्मा ने लिया है, आप भी देखिए। पहली मर्तबा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की मेजबानी की जा रही है। ऐसे में एचपीसीए की ओर से इन दिनों जो है किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, उसकी बानगी, उसकी तस्वीर मैं साफ तौर पर आप लोगों को दिखा सकता हूं। ये देखिए, इस वक्त हम लोग एचपीसीए कैंपस में ही मौजूद हैं और लगातार दिन रात जो है इसी तरह से तैयारियां चल रही हैं, इसी तरह से जो है इसको सजाया संवारा जा रहा है। और हाँ, यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जो एचपीसीए का ये कैंपस है या परिसर है, इसको जो है 5 स्टार की तर्ज पर जो है इसको संवारा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकें, लुत्फ उठा सकें और यहाँ की खूबसूरती को भी निहार सकें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसी तरह से, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कड़ी मशक्कत करके जो है ये चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही है। इस अलग से एक एम्पायर को यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है। स्वागत सत्कार के लिए हर सहूलियत को यहाँ पर बनाने के लिए, कायम रखने के लिए जो है तैयारियां हो रही हैं। और इस बार तो
हर लिहाज से ये जो एचपीसीए का ये जो परिसर है आपको अलग लगेगा, हटकर लगेगा बाकी के मैचों की अपेक्षा या जो माजी में जो मैच हुए थे उसकी अपेक्षा। माजी में भी हर साल हर बार जब भी मैच होते हैं तो इस परिसर को काफ़ी सजाया जाता है, संवारा जाता है, लिपोपोती होती है। इनफैक्ट दुल्हन की मानिंद जो है इस पूरे के पूरे कैंपस को जो है वो सजाया जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि पहली मर्तबा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 मैच जो है यहाँ पर हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस मेजबानी को किसी भी सूरत में जो है ये एचपीसीए जो है इसको सफल बनाना चाहता है और किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु न रहे उसका भी खास ख्याल जो वो यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा थोड़ा सा हम लोग पीछे हटकर अगर कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है आपको यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के झंडों को छोड़कर बाकी के 8 देशों के झंडे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज वाइज में आप लोग देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का आपको फ्लैग यहाँ पर नजर आएगा, इंग्लैंड का फ्लैग आपको नजर आएगा, भारत और पाकिस्तान का तो खैर यहाँ पर लगाया ही गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और तमाम वो कंट्रीज जो कि इस बार वर्ल्ड कप के मैचों में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो बाकी की कंट्रीज है, सभी के झंडे जो है इस बार यहाँ पर लगाए गए हैं। और ठीक इसी तरह से आपको जो है ये देखिए शुभंकर यहाँ पर रखे गए हैं, ये भी आपको जो है आपका दीदार यहाँ पर करेंगे, आपका स्वागत सत्कार करेंगे, आपको आकर्षित करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं और 7 अक्टूबर को चूंकि पहला मैच है, टीमें दोनों यहाँ पर पहुँच चुकी है, चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो या साउथ अफ्रीका की टीम हो, उनकी ओर से प्रैक्टिस भी लगातार यहाँ पर की जा रही है, अभ्यास किया जा रहा है, पसीना बहाया जा रहा है, ताकि जब 7 अक्टूबर को उनका पहला मैच धर्मशाला के इस खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाए तो जीत सुनिश्चित कर सकें। तो ये तमाम सारी तैयारियां उनकी ओर से भी यहाँ पर चल रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस लिहाज से भी यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और कानून व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन के साथ लगातार एचपीसीए जो है वो टच में है, लगातार बैठकें हो रही हैं। और पार्किंग के लिहाज से अगर देखें तो 5 स्टेडियम चिन्हित किए गए हैं धर्मशाला के, जो अलग अलग जगहों पर जो है बने हुए हैं, चाहे उसमें जोरावर स्टेडियम हो, चाहे वो दाड़ी का मेला ग्राउंड हो, चाहे वो पुलिस ग्राउंड हो, या इसके अलावा बाकी के जो अन्य स्टेडियम हो, हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और उन पार्किंग की व्यवस्था जहां पर की गई है वहां से जो है वो शटल बसेस जो है वहां से यहां तक जो भी क्रिकेट प्रेमी मैच देखने के लिए आएंगे, दर्शक यहां देखने के लिए आएंगे, उनको यहां तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां करीब करीब मुकम्मल की जा चुकी हैं और जो तैयारियां अभी चल रही हैं वो आज या कल शाम तक जो है पूरी तरह से मुकम्मल कर ली जाएंगी। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र का निर्माण होगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोज़रेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। वहीं शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला है। और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद की ओर से पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। और शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर लॉन्च किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की ओर से इस टीजर को जारी किया गया। ये फेस्टिवल 12 से 15 अक्टूबर तक हिमाचल पर्यटन विभाग और द ग्लाइड इन के संयुक्त तत्वाधान में जुनगा में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस साल मानसून के दौरान लगभग 3 महीने तक प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण भारी क्षति हुई है। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर भी इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया है।
और हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।